दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ समझौतों से नहीं बनते, बल्कि इतिहास, संस्कृति और भरोसे की नींव पर खड़े होते हैं। भारत और ईरान का रिश्ता भी ऐसा ही है। यह दोस्ती आज की नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी है। जब दुनिया के कई देश अस्तित्व में भी नहीं आए थे, तब भारत और ईरान के बीच सभ्यता, दर्शन और अध्यात्म का संवाद शुरू हो चुका था। कहा जाता है कि करीब 3000 साल पहले दोनों देशों के लोग सिर्फ व्यापार ही नहीं करते थे, बल्कि विचारों का आदान प्रदान भी करते थे। यही वजह है कि समय बदलता गया, राज बदलते गए, लेकिन यह रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। आज की कहानी एक ऐसी दोस्ती की है जो इतिहास से निकलकर आज के सबसे बड़े वैश्विक संकट के बीच खड़ी दिखाई दे रही है। यह कहानी है भारत और उसके पुराने मित्र ईरान की। पश्चिम एशिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि 28 फरवरी 2026 की वहां रात पूरी दुनिया के लिए एक झटका बन गई। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। ईरान ने इसे सिर्फ मौत नहीं, बल्कि शहादत बताया। इस खबर ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। दुनिया भर में राजनीतिक हलचल मच गई और मध्य पूर्व का संतुलन अचानक बदल गया। ऐसे मुश्किल समय में भारत ने चुप्पी नहीं साधी। भारत ने ईरान के दुख में साथ खड़े होकर संवेदना व्यक्त की। यही वजह है कि कुछ ही समय बाद ईरान की तरफ से भारत को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया गया। ईरान के इस्लामिक गणराज्य के दूतावास ने भारत के नागरिकों, सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक दलों, धार्मिक नेताओं, विद्वानों, शिक्षाविदों और मीडिया कर्मियों के प्रति गहरी कृतज्ञता जताई, जिन्होंने ईरानी दूतावास पहुंचकर शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और ईरान के लोगों के साथ अपनी संवेदनाएं साझा की। उनके लिए ईरान ने कहा कि यह समर्थन उनके लिए बेहद कीमती है। लेकिन कहानी का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इस संवेदना और धन्यवाद के पीछे एक बड़ा भू राजनीतिक संकट खड़ा है। तनाव बढ़ते ही भारत के विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर ने तुरंत ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची को फोन किया। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा था एक ऐसा समुद्री रास्ता जिसका नाम सुनते ही दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह वह संकरा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर केवल 33 किलोमीटर है, लेकिन इसके महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और लगभग 25% LNG इसी रास्ते से गुजरता है। हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल इस जलडमरू मध्य से होकर दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। यानी अगर यह रास्ता एक पल के लिए भी रुक गया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और फिलहाल यही डर सबसे बड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्षेत्र में तनाव इतना बढ़ गया है कि जहाजों की आवाजाही लगभग ठहर सी गई है। पहले जहां हर दिन 150 से 200 जहाज गुजरते थे, अब मुश्किल से 10 से 13 जहाज ही दिखाई देते हैं। कई जगहों पर समुद्र में माइंस बिछाई गई हैं। कुछ जहाजों पर हमले भी हुए हैं। हालात इतने अस्थिर हो चुके हैं कि कई देशों ने अपने जहाजों को रोक दिया है। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और उसका 55% तेल मिडिल ईस्ट से आता है। सऊदी अरब, UAE, इराक और ईरान से आने वाला तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो गया तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं और महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात कुछ और है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे क्षेत्र में 37 भारतीय ध्वज वाले जहाज फंसे हुए हैं। इन जहाजों पर 10,000 से ज्यादा भारतीय नाविक सवार हैं। कुछ जहाज तेल लेकर जा रहे हैं, कुछ LNG के साथ हैं और कुछ व्यापारिक माल से भरे हुए हैं। इसके अलावा हजारों भारतीय नाविक विदेशी जहाजों पर भी इस इलाके में काम कर रहे हैं। यानी यह सिर्फ ऊर्जा संकट नहीं, बल्कि हजारों भारतीयों की सुरक्षा का सवाल बन चुका है। भारत सरकार भी इस स्थिति को बेहद गंभीरता से ले रही है। जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस मुद्दे पर बैठक की है और जरूरत पड़ने पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत भेजकर जहाजों को सुरक्षा देने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। इसी बीच कुछ जहाजों पर हमलों की खबरें भी सामने आई हैं और एक माल्टीज कंटेनर शिप के क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्ट भी सामने आई। लेकिन जब दुनिया का ध्यान इस संकट पर था, तभी इस पूरी कहानी में एक और बड़ी एंट्री हो गई चीन की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एक प्रतिबंधित शिपिंग कंपनी के 2 जहाज चीन के बंदरगाह से रवाना हुए हैं। कहा जा रहा है कि इन जहाजों में ऐसा केमिकल हो सकता है जो बैलिस्टिक मिसाइलों के ठोस ईंधन बनाने में इस्तेमाल होता है।
खबरों के मुताबिक एक जहाज चाबहार की ओर बढ़ रहा है और दूसरा बंदर अब्बास की दिशा में जा रहा है। अगर यह सामान ईरान तक पहुंच गया तो उसकी मिसाइल क्षमता और मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिकी मीडिया में यह सामान ईरान तक पहुंच बनाने में तक कहा गया है कि अमेरिका इन जहाजों को रास्ते में रोकने की कोशिश कर सकता है। यहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि चीन और ईरान के बीच 2021 में 25 साल की रणनीतिक साझेदारी का समझौता हुआ था। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और ईरान का लगभग 80% तेल चीन ही खरीदता है। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे संकट में भारत कहां खड़ा है, और सबसे अहम सवाल, क्या ईरान भारत की मदद करेगा? संकेत यही बताते हैं कि उम्मीद की एक मजबूत किरण मौजूद है। ईरान ने भारत के प्रति खुलकर आभार जताया है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत में जहाजों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत और ईरान के बीच संबंध सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है। चाबहार पोर्ट से लेकर ऊर्जा सहयोग और सांस्कृतिक रिश्तों तक दोनों देशों का जुड़ाव गहरा है। ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि वह अपने मित्र देशों के जहाजों को गुजरने दे रहा है, और इन मित्र देशों में भारत का नाम भी शामिल है। लेकिन युद्ध के बीच हर संभावना अनिश्चित होती है। अगर तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में दुनिया की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लग सकता है। फिलहाल भारत लगातार कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय है। भारत एक साथ कई देशों से बातचीत कर रहा है और अपने नागरिकों तथा जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर विकल्प पर काम कर रहा है। भारत की नौसेना भी इस पूरे क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है। ईरान के सर्वोच्च नेता की शहादत के समय भारत का साथ और उसके बाद जयशंकर की सीधी बातचीत यह दिखाती है कि भारत अपने मित्र देशों के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। अब पूरी दुनिया की नजर एक ही सवाल पर टिक गई है, क्या ईरान इस संकट के बीच भारतीय जहाजों और नाविकों को सुरक्षित रास्ता देगा, या फिर यह तनाव इतना बढ़ जाएगा कि हॉर्मुज का दरवाजा बंद हो जाएगा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी? अगर इस पूरी कहानी को थोड़ा गहराई से समझें तो यह सिर्फ एक युद्ध या एक समुद्री रास्ते का संकट नहीं है। असल में यह आने वाले समय की वैश्विक ताकतों के संतुलन की कहानी बनती जा रही है। पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है उसका असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर सीधा भारत की रणनीति, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक राजनीति में उसकी भूमिका पर पड़ेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे संकट में भारत की स्थिति पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। पहले जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता था तो भारत सिर्फ एक दर्शक की तरह होता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज भारत से बात किए बिना इस क्षेत्र का संतुलन समझना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि ईरान भी भारत से खुलकर संवाद कर रहा है और अमेरिका भी लगातार भारत के संपर्क में रहता है। अगर हालात इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो संभव है कि आने वाले समय में भारत इस पूरे क्षेत्र में एक संतुलन बनाने वाली शक्ति बनकर उभरे, यानी एक ऐसा देश जो किसी एक खेमे में पूरी तरह खड़ा नहीं होगा, लेकिन दोनों पक्षों से बात कर सकेगा। यह भूमिका पहले कुछ हद तक यूरोप निभाता था, लेकिन अब यूरोप खुद इस संकट में उलझा हुआ है। ऐसे में भारत की भूमिका और महत्वपूर्ण हो सकती है। एक और बड़ा संकेत इस पूरे घटनाक्रम में छिपा हुआ है। जब भी दुनिया में ऊर्जा संकट आता है तब नई ऊर्जा रणनीतियों की शुरुआत होती है। अगर हॉर्मुज में तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो भारत को मजबूर होकर अपनी ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि भारत धीरे धीरे मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में और तेज कदम बढ़ाए। रूस, अफ्रीका और यहां तक कि दक्षिण अमेरिका के साथ ऊर्जा सहयोग अचानक बहुत तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शायद समुद्र में नहीं बल्कि राजनीति में आने वाला है। अगर चीन इस संकट में खुलकर ईरान के साथ खड़ा होता है और अमेरिका उसका साथ देने की कोशिश करता है तो यह टकराव धीरे धीरे एक बड़े शक्ति संघर्ष में बदल सकता है।